नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का स्वागत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, भाभी मास्टरों, मास्टरनियों, राम राम। कैसे हो आप लोग? तो हम पढ़ेंगे बच्चों, आज हम एक कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी क्या पढ़ रहे हैं हम? कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। अब क्या कहा है ये तो हम कहानी पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। पहले अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपके वो कहानी सुनने की जो रोचकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो कहानी है, ये हमारी सेकंड ग्रेड में प्रस्तावित है। सेकंड ग्रेड में प्रस्तावित है। क्लियर? कहानी उसने कहा था जी। और ये कहानी जो लिखी थी वो लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। इस कहानी के जो लेखक हैं, कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी उपनाम से जाने जाते थे। ठीक है, हाँ जी। उसने कहा था, ये कहानी है, लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक के बारे में हमें चर्चा करेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम इनके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इनके जो कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका जीवन परिचय वगैरह है, वो हमें याद करना है। कई बार आप बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इनका जीवन परिचय भी याद करना क्या। जो हमारे कहानियां प्रस्तावित है, उन कहानी के जितने भी कवि हैं उन सभी का जीवन परिचय आपको याद करना है। उसके जन्म, मृत्यु, सन वगैरह है वो पूछी जा सकती है। जैसे हमने पीछे बालकांड पढ़ा था, बालकांड में तुलसीदास से संबंधित है, तो तुलसीदास का पूर्ण जीवन परिचय हमें याद करना है। उससे पहले हमने कबीर ग्रंथावली पढ़ी, तो उस कबीर ग्रंथावली का संपूर्ण परिचय कवि का हमें याद करना है, कबीर जी का। तो इस प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हमें पूरा जीवन परिचय याद करना है। यहां से प्रश्न है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय के बारे में बात करते हैं। और एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा पीडीएफ वगैरह सही दिख रही है या फिर इसको थोड़ा सा जूम वगैरह और करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हम जीवन परिचय को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है विद्यार्थियों 7 जुलाई 1883 ईस्वी के अंतर्गत होता है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी के अंतर्गत है इनका जन्म होता है। और इनका जो जन्म स्थान है वो जयपुर में होता है। ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। मूल निवास कहां है इनका? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक नाम था गुलेर, गुलेर नाम था। गुलेर नाम का एक गांव था, उस में रहने के कारण फेमस हो गए, तो उनका नाम पड़ गया गुलेरी। गुलेर गांव में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? गुलेरी पड़ गया। वैसे इनका जन्म जयपुर में हुआ था, क्योंकि विद्यार्थियों इनके पिताजी जो शिवराम शास्त्री थे, वो शिवराम शास्त्री जो थे वो एक ज्योतिर्विद थे। और ज्योतिर्विद होने के कारण ये राजा के दरबार में, जयपुर के जो राजा थे उनके दरबार में रहते थे और वहां दरबार में रहते थे। तो फिर उनकी जो शिवराम शास्त्री थी, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी से ये पैदा हुए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। माता का नाम लक्ष्मी देवी। इनकी शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, क्योंकि पहले जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह है वो गांव में ही होती थी, घर में। तो यहां इनकी शिक्षा है वो घर में रही। बीए की शिक्षा इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में की। और बाद में एमए की परीक्षा है, एमए की जो शिक्षा है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता से इन्होंने पूरी की। तो ये इनकी पढ़ाई है। तो जन्म याद रहे इसमें से। और वैसे इनका जन्म जयपुर राजस्थान है, लेकिन रहने वाले हिमाचल प्रदेश के।
आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परिचय, अब हम इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक परिचय में विद्यार्थियों इन्होंने कहानी लिखी, निबंध लिखे। निबंध दो प्रकार के इन्होंने निबंध लिखे, एक तो ललित निबंध लिखा और एक विवेचनात्मक निबंध लिखा। ललित निबंध वो होता है विद्यार्थियों जो रोचककारी होता है, ललित निबंध होता है रोचककारी, ठीक है। और विवेचनात्मक होता है जिसमें पूरा विवेचन वर्णनात्मक रूप से दिया गया हो, डिटेल में दिया गया, थोड़ा बड़ा हो, तो वो विवेचनात्मक निबंध होता है। रोचक तरीके से थोड़ा शॉर्ट में होता है, उसे ललित निबंध कहा जाता है। तो इन्होंने दोनों ही प्रकार के निबंध है वो लिखा था। शोध पत्र भी लिखे, समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणी में भी लेखन किया। इन्होंने 3 ही कहानी लिखी थी विद्यार्थियों, 3 कहानी लिखी थी, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस और प्रसिद्ध उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। 1915 ईस्वी के अंतर्गत लिखी गई थी। प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। 3 है, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ उसने कहा था यह कहानी प्रस्तावित है, तो हम इस कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे। ऊपर वाली कहानी को डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साहित्यिक परिचय के रूप में हम उनकी कहानी का नाम याद रखेंगे। इस कहानी के अंदर क्या था, किस बात का जिक्र किया गया था, वो हमें जरूरत नहीं होगी पढ़ने, क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं होगा। कहानी के बीच में से प्रश्न पूछा जाएगा, तो 1915 वाली उसने कहा था यहां से पूछा जाएगा। इनके निबंध का नाम मारेसी मोही कुठाव कछुआ धर्म, ये विद्यार्थियों इनके निबंध का नाम था। बाद में बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय में और आगे देखते हैं। इसने आलोचनात्मक भी लिखा था, पुरानी हिंदी, शोधपरक ग्रंथ भी लिखा था, महर्षि च्यवन का रामायण, और इन्होंने संपादन भी किया था। समालोचक पत्रिका है, यह समालोचक एक पत्र है जो कि मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्य कुमारी पुस्तकमाला और नागरी प्रचारणी पुस्तकमाला, इन सभी का भी संपादन इन्होंने किया है। यह पुस्तकमाला देवी प्रसाद ऐतिहासिक, सूर्य कुमारी पुस्तकमाला, नागरी प्रचारणी पुस्तकमाला, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेहा कहानी इनकी 3 ही थी, 3 ही कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के गुलेर ग्राम के मूल निवासी होने के कारण ये गुलेरी कहलाए। हिमाचल प्रदेश के गुलेर ग्राम के मूल निवासी होने के कारण ये विद्यार्थियों गुलेरी कहलाए। 20 वर्ष की उम्र से पहले ही जयपुर के वेधशाला के जीर्णोद्धार था उससे संबंधित शोध कार्यों के लिए गठित मंडल में इनका चयनित हो गया था। 20 वर्ष की उम्र से पहले, यानी छोटी सी उम्र में ही ये काफी बड़े कहानियां, काफी बड़ा संपादन कार्य भी किया गया था। और विद्यार्थियों जयपुर की वेधशाला का जो जीर्णोद्धार किया गया था, उस शोध कार्य के लिए एक समिति का, एक मंडल का चयन किया गया था, उसमें शामिल हो गए थे। ठीक है ना जी। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या हो गया सर आप कहानियां पहले करवा गया, तो बताओ भाई कहानियों के अलावा और बचा क्या है। जो अब सब जो चीजें बची है उन बची चीजों को सब अपन करवा रहे हैं। वैसे हमारी किताबों जो है वो हटा दी गई, किताबें नहीं आएगी। इन कहानियों के रूप में जो जो भाग है वो मैं आपको करवा रहा हूं। ये हमारी ये नहीं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें पढ़ाएंगे, उसमें से वो किताबें पिछले जो पेपर हुआ था उसमें हटा दिया गया था। जो जो चीजें बची है किताबों का वो पॉइंट में आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, 80% हमारा सिलेबस हो चुका है, ये बात भी आप ध्यान रखें, भूलेंगे नहीं। 80 की बजाय आप 85 भी बोल सकते हो। कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जेक्टरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक अंग्रेजी ग्रंथ भी लिखा, यह बात भी ध्यान रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक अंग्रेजी ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और किसके साथ मिलकर के? कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर। और उनके जो
अंग्रेजी जो ग्रंथ था उसका नाम है द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, ये इनके ग्रंथ का नाम है अंग्रेजी, तो ये भी याद रहे। 1900 में जयपुर नागरी मंच की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया। खेतड़ी नरेश जयसिंह और फिर जयपुर राजा के सामंत पुत्रों मय कॉलेज अजमेर में अध्ययन के दौरान अभिभावक भी रह चुके हैं। यानी विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अभिभावक के रूप में चुना गया था। कहां? जयसिंह और फिर जयपुर राजा के सामंत पुत्र तो थे जो मय कॉलेज में पढ़ते थे, वहां उन बच्चों की देखरेख में, इनकी देखरेख में वो बच्चे पढ़ाई करते थे। तो ये अभिभावक के रूप में, क्योंकि राजा होते हैं उनको अपने बच्चों पर ध्यान देने का इतना समय नहीं होता है, तो फिर यहां अभिभावक के रूप में इनको चुना गया था, चंद्रधर शर्मा को। 1916 में मयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किए गए थे 1916 में। कई बार ये लाइनें जो है, वैसे 3 लाइनों से प्रश्न आना मुश्किल बात है, लेकिन कई बार प्रश्न देखो एग्जामिनर के दिमाग पर डिसाइड करता है। एग्जामिनर प्रश्न ऐसा डाल दे कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संदर्भ में असंगत कथन बताओ। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संबंधित बातें हैं, तो फिर ये बात वहां से पूछी जा सकती है कि 1916 में चंद्रधर शर्मा मयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे थे। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो फिर हमें सारी डिटेल याद रखना जरूरी है। नहीं तो इनकी जन्म मृत्यु का याद रखा, इन्हें कोई पुरस्कार वगैरह है वो याद रख लिया, और इनकी रचनाओं को नाम है वो याद किया। ये जो चीजें हैं, अब वो देखो भाई एग्जामिनर का दिमाग तो हम पढ़ नहीं सकते हैं कि कैसा प्रश्न आएगा, तो फिर हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। परीक्षाएं हैं वो एक दुश्मन की तरह होती है, और दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी जितनी तैयारी हो उतना अच्छा होता है। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से लगे हुए हैं, तो हम इतनी और ज्यादा बेहतर करेंगे ताकि कोई कमी हमारी तैयारी में ना रहे। उन्नीस ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस आए। 1920 में मदन मोहन मालवीय इनको बनारस में ले आए, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य नियुक्त हुए। भाई इन्हें बुला लिया गया था बनारस में, और वहां उनको विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य नियुक्त किए गए। 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मणिनंदन चंद्र नंदीपीठ के प्रोफेसर भी नियुक्त किए गए। हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं के ज्ञाता थे। काफी भाषाओं के ये ज्ञाता रहे हैं। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, साहित्य, संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान में भी इनकी विशेष रुचि रही थी। ठीक है ना? हाँ जी, क्या हो गया सर? हमारे मम्मी पापा भी ध्यान नहीं देते हैं राजा के, तो देखो भाई बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम दुश्मन की तरह है, वो हमें कभी भी हरा सकता है, क्योंकि हारने के बाद हमें दुख होता है। वही बात है, सही कहा है मैंने, गलत थोड़ी कहा है। उन्नीस सौ 15 में प्रकाशित ये कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में। और ये कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ये लाइनें याद रखनी पड़ेगी भाई, 5 भागों में विभक्त ये कहानी है। राइट, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी है। प्रश्न आ जाए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था कहानी किस युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा था, यह भी याद रहे। युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली एक कालजयी कहानी है। युद्ध की इच्छा के बीच और निश्चल पवित्र प्रेम, निश्चल बिना छल के एक पवित्र प्रेम, यानी ये जो कहानी है वो एक प्रेम भरी हुई कहानी है, प्रेम की कहानी है दोनों की। जैसे आज के जमाने की जैसी कहानी नहीं है। इस कहानी में कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोज नहीं किया गया है, कहीं पर भी आई लव यू नहीं बोला गया है। फिर भी ये कहानी कहां से कहां तक जाती है, आप देखिएगा, सुनिएगा इस कहानी को। लैना सिंह सूबेदार ने, वजीरा सिंह, हजारा सिंह और बौद्धा सिंह कहानी के प्रमुख पात्र हैं। हाँ, कहानी के प्रमुख पात्रों को हमें याद रखना है। कहानी के प्रश्न आएंगे
तो कहानी के प्रश्न में एक तो पात्रों का नाम याद रखना है, कौन सा पात्र की क्या जिम्मेवारी थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न आएगा कि एक पात्र ने दूसरे पात्र को क्या कहा था। बस ये कहानियों से प्रश्न आएंगे, आपके ध्यान रखना है। प्रमुख पात्र और कौन सा पात्र किसको क्या बोल रहा है, कुछ सामान लाने के लिए बोल रहा है, कुछ वस्तु रखने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है। ये कथन यूं के यूं पूछे जाते हैं, यूं के यूं ये कथन पूछे जाते हैं, ठीक है। युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम के त्रिकोण को निराले अंदाज में अभिव्यक्त करने वाली कहानी, क्योंकि इस त्रिकोण के तीनों कोणों का आधार प्रेम है। देखो, बिना बताए, बिना झलकाए प्रेम, क्या प्रेम होता है। आजकल के बच्चों, तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से सुनो कि प्रेम क्या होता है। तो फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कहानी। ये एक स्लाइड और पढ़ लेते हैं अपन। इस कहानी का शीर्षक क्या है। उसने कहा था, में कौतूहल उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है, जिज्ञासा उत्पन्न करने की क्षमता है। इसमें एक 12 वर्ष के बच्चे हैं, एक 12 वर्ष का लड़का है जिसका नाम आगे जाकर के लहना सिंह पड़ जाता है। अभी तो वो 12 वर्ष का बच्चा है, लेकिन अभी नाम उसका बच्चा के रूप में आएगा। आगे जाकर लहना सिंह नाम आए तो सोच लेना कि ये वही 12 वर्ष का बच्चा है जिसे प्यार हुआ था, ठीक है। और उस लहना सिंह के मन स्थिति का सूक्ष्म विवरण यहां पर किए गए हैं। हाँ सर, कथन के प्रश्न आए हुए हैं। हाँ, हर बार कथन के ही प्रश्न आते हैं कहानी से, हर बार कथन के ही प्रश्न आएंगे। जहां जहां प्रश्न आ रहे हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हर टॉपिक में मैंने बताया कि यहां से प्रश्न आ सकता है और उन्हीं चीजों को आप पढ़ लेना। और फिर आप ये कहें कि गुरुजी हमारे याद नहीं हुआ तो आपकी कमी है, और वहां से अगर प्रश्न नहीं आए ना तो मुझे बोल देना कि गुरुजी आपने कहा था, हमने वहां से पढ़ा था, हमारा प्रश्न नहीं आया। ये चीज आप कभी भी सुन लेना इस क्लास को। 12 वर्ष के बच्चे की मनस्थिति के कुछ सूत्र अधबुने और खुले छोड़ी यह कहानी 25 वर्ष बाद सीधे युद्ध के मैदान में खुलती है। 12 वर्ष में प्यार होता है और 25 वर्ष बाद पता चलता है कि वो किसी और की है, हम उसके नहीं हो पाए, और वहां ये बात जाकर के युद्ध के मैदान में ये बात खुलती है, वो देखेंगे आगे। वहीं अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर समाप्त हो जाती है। फिर ये कहानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर लहना सिंह की इच्छा ही मर जाती है कि उन्हें पता चलता है कि ये वही तो तू प्यार है किसी और का। ये गीत सुना होगा आपने, ये गीत गा करके लहना सिंह वहां पर कहानी समाप्त कर देता है। लेकिन अब हम कहानी स्टार्ट करेंगे, कहानी शुरू हो रही है। देखो भाई, यहां से कहानी शुरू हो रही है। पहला भाग शुरू हो चुका है। अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का है। अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का है और एक 8 वर्ष की बालिका। 12 वर्ष का लड़का है, 8 वर्ष की बालिका है। उम्र में तो ठीक ठाक डिफरेंस है, ठीक है, पर छोटे हैं। और वे 8 वर्ष चौक की एक दुकान पर मुलाकात होती है। देखो, प्रश्न बीच में से ऐसे आएंगे कि 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की की मुलाकात कहां होती है, एक चौक की एक दुकान पर होती है। इस प्रकार के बीच में से प्रश्न आएंगे, बीच में से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। हां, तो चौक की एक दुकान पर मुलाकात होती है और उनके बालों और ढीले पजामों से उनके सिख होने का संकेत मिलता है। लड़का और लड़की दोनों के बाल बड़े बड़े हैं और बाल बड़े बड़े हैं और बड़ा ऐसे ढीला पजामा पहन रखा है, तो उसे यह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिख धर्म से रिलेटिव हैं, यानी सिख धर्म के हैं, ठीक है ना। हां जी, तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। लड़का है वो मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है। प्रश्न आएगा भाई कि लड़का दुकान पर केस धोने के लिए क्या लेने आया था, शैंपू? बोले नहीं सर, शैंपू नहीं, वो दही लेने आया था। यहां पर दही याद रखना है। हां जी, हाँ, ये गीत बाद में गाएंगे। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तो अभी नेहा नहीं गाना है आपको, रुको एक बार, तैयारी कर लो, आप नौकरी लगो एक बार। लड़का जो है वो मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की रसोई के लिए बड़ियां लेने आई थी। और वो लड़की रसोई के लिए क्या लेने आई थी? बड़ियां, सब्जी बनाने के लिए बड़ियां लेने आई थी।
अब वो दोनों आपस में रोजाना दुकान पर मिलते थे, दुकानों पर दोनों मिलते थे भी, 2 बार 4 बार आपसी में देखा, आपस में देखा, फिर लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया। और जब दोनों की बातचीत हुई तो पता चला कि लड़की है वो अत्तर सिंह की बैठक में मगरे, मगरा एक क्षेत्र का नाम है, एक स्थान का नाम है, जैसे अपने चौक होता है उस चौक का नाम है। लड़की जो है वो अंतर सिंह की बैठक में मगरे में अपने मामा के यहां रहती है, और लड़का भी माझे में गुरु बाजार में अपने मामा के यहां रहता है। अर्थात लड़की भी ननिहाल आई है और लड़का भी ननिहाल आया है। कहा जाता है कि ननिहाल में बच्चों को कम भेजना चाहिए, क्योंकि ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जहां माँ बाप की फटकार होती है वो ननिहाल में फटकार नहीं मिलती है, और जो फटकार नहीं मिलती है तो कहा जाता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये लड़की भी ननिहाल में आई हुई है और ये लड़का भी ननिहाल में आया हुआ है। 12 वर्ष और 8 वर्ष की उम्र है, कहीं ना कहीं प्रेम हो रहा है। देखो भाई, क्लियर? क्या हो गया सर? बढ़िया क्या होता? अरे बड़ी सब्जी बनाने की होती है भी, बड़ी बड़ी नहीं जानते क्या? बड़ी क्या होती? सब्जी बनाने की होती है। अब मैं आपको, मेरे पास बड़ी बड़ी तो कहां, स्टूडियो में तो नहीं है, घर पे होता दिखा दे कि सर ये बड़ी होती है, ठीक है ना? बड़ी सब्जी बनाने की होती है। आपने कभी ऐसा सुना होगा, सोयाबीन बड़ी देखी है क्या? सोयाबीन बड़ी सर्च मारना मोबाइल पे, सोयाबीन बड़ी, मूंगों की बड़ी, मोठों की बड़ी, बड़ी होती है। राजस्थान में तो मूंग और मोठ की बड़ियां हैं, वो घर में ही बना लेते हैं। चने के आटे की भी बड़ियां बनाई जाती है। तो वो सब्जी बनाने की बड़ी थी, जैसे सूखी सब्जी होती है, जैसे पापड़ होता है, सूखा पापड़ होता है, दाल होती है, वैसी बड़ी होती है, सूखी सब्जी होती है, ठीक है? हाँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ गए, सर बड़ी क्या होती है, बड़ी क्या होती है? अरे भाई बड़ी का नहीं पता आपको, चलो कोई बात नहीं। ये यहीं रहते दोनों, मामा के ननिहाल में, यहां मतलब अपने ननिहाल में आए हुए हैं। जब भी वो लड़का लड़की से मिलता है, जब भी लड़का लड़की से मिलता है तो वो एक ही बात पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। जैसे ही वो लड़की मिलती है, भी 2-4 दिन तो वो नहीं बोले, 2-4 दिन बोलने के बाद फिर उनका आपस में थोड़ा बहुत परिचय हुआ। बोले तू कहां से आई है? बोले मैं तो मेरे मामा के घर रहूं यहाँ। बोले तू? बोले मैं भी मेरे मामा के घर रहूं। यहाँ थोड़ी थोड़ी बात हो गई। बात होने के बाद में लड़के का प्रेम और जाग गया। अब लड़के का प्रेम और जाग गया तो लड़का उसे पूछता है, जैसे फिर वो बाद में मिलती है तो उसे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई का मतलब होता है सगाई होना, सगाई। कुड़माई का मतलब क्या होता है? सगाई। आप मगनी कह सकते हो कि मंगनी हो गई, आजकल बोलते हैं ना कि मंगनी हो गई, ठीक है? आजकल तो अलग अलग तरीका भी है कि रिंग अरेंजमेंट हो गई है, रिंग वगैरह का सिस्टम वगैरह है, तो वह चलता रहता है, चलता रहता है। देखो तो यहां कुड़माई हो गई है। यह कथन किसने कहा? लड़के ने कहा लड़की से। और लड़की सवाल के जवाब में धत कह करके दौड़ जाती, यानी लड़की शर्मा करके बोल दी हत, ऐसे बोल करके लड़की भाग जाती, मतलब उधर से दाएं बाएं हो जाती थी। ऐसा सिलसिला है वो कई दिनों तक चलता रहा। अब लड़के की इच्छा है कि मैं पूछूं कि सगाई हो गई है क्या? भी सगाई नहीं हुई तो मेरी सगाई की बात चलाएं। अब लड़की बताती नहीं है, लड़का ही कहती है धत, क्योंकि लड़कियां हैं थोड़ा कहीं ना कहीं बाद में रिप्लाई देती है, जस्ट वो रिप्लाई नहीं देती है, नहीं बताती है, मतलब तभी कहा जाता है कि लड़कियां कुछ ना कुछ भाव खाने लग जाती है। तो यहां पर भी वो भाव खाया जा रहा है। ओके ओके सर। तो धत कह करके दौड़ जाती है। एक दिन पूछने पर लड़की जवाब देती है कि हां हो गई। अब लड़की बोलती है, बोले हाँ हो गई के बात ही है ना। एक दिन पूछने पर लड़की जवाब देती है कि हां हो गई, और प्रमाण के तौर पर अपना कड़ा हुआ सालू दिखाती है। सालू होता है जो, हाँ क्या हो गया सर? मेरी कुड़माई होगी, ठीक है ठीक है होगी, अगर एक बार रुको तो आप कुड़माई तो सल्टाने दो, एक बार थाली बाद में सल्टाऊंगा। हाँ, मगरे और बाजे ये स्थान के नाम है। जो चौक होता है ना, चौक जो गली मोहल्ला वार्ड नंबर, वो है मगरा और माजा, ठीक है? हाँ। अब वो लड़की अपना कड़ा हुआ सालू भी दिखाती है प्रमाण के तौर पर। ये सालू होता है चुन्नी, चुन्नी जानोगे? परफ्यूम लगा हुआ है चुन्नी में, गीत सुना है ना आपने? तो ये चुन्नी होती है, और कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां होती है वो अलग तरीके की चुन्नी ओढ़ती है, और जो शादीशुदा होती है वो अलग तरीके की चुन्नी ओढ़ती है। तो वो लड़की ने अपना सालू भी दिखाती है, बोलो ओ देख,
उठ के आई, बोले ये देख मेरी कुड़माई हो चुकी है महाराज, मेरे पीछे छोड़ दे, ऐसा उसने कहा है। ठीक है सर। लड़का यह सुनकर के चिढ़ जाता है। आ बात सुनते ही लड़का बोलता है मेरा चैन वेन सब उजड़ा, है ना। अब इसका चैन वेन उजड़ गया। इसी खीज में, इसी गुस्से में वह रास्ते में अब वो जा रहा है अपने घर, ठीक है ना। अब वो लड़का, लड़की की बात तो हो गई शॉप पर, वो एक ही शॉप पर आते थे। अब लड़का अपने घर जाता है, घर जाता है तो एक लड़की को नाली में धकेल देता है। कोई लड़की जा रही थी, उस लड़की को बोला मेरे से आगे हट जा, आगे से, उसको धक्का मार के नाली में डाल देता है, क्योंकि उसे गुस्सा हुआ, उसे गुस्सा आ गया है, क्योंकि लड़के का चैन वैन उजड़ गया। अब लड़का कहता है तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। अब वो इश्क में नाचता नाचता उस लड़की को खड्डे में धकेल देता है। अब आगे और बढ़ता है, ठीक है। आगे कोई बेचारा छाबड़ी वाला कोई मजदूर वगैरह था, वो कोई सामान बेचता था, उस छाबड़े वाले को धक्का मार देता है, उस छाबड़े को ठोकर मार देता है, उसकी दिन भर की कमाई को बेकार कर देता है। यानी वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा उतार रहा है। जैसे आपको अपने कोई किसी से लड़ाई हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो आप उनको नहीं बोल सकते, तो फिर आप अपने बच्चों पर गुस्सा डांटने लग जाते हो, अपने छोटे भाई बहन पर गुस्सा डांटते हो। तो कहीं ना कहीं यही बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, गुस्सा किसी और पर उतारा जा रहा है। देखो आप में भी होता है, आप अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, उसको आप नहीं डांट पा रहे, तो अपने छोटे भाई बहन पर आप गुस्सा डांटते हो। ऐसा होता रहता है। भाई ये इतना गुस्सा कैसे हो गया, हटाओ इसको। हाँ, फिर वो एक कुत्ते को पत्थर मारता है, आगे फिर कुतिया आ जाता है, उसके उठा करके पत्थर मारता है। अब कुतियों बेचारा भाग जाता है डर करके, क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया है। फिर गोभी वाले ठेले पर दूध उड़ेल देता है। अब कोई दूध लेके जा रहा था, अब वहां पर कोई सब्जी का ठेला था, उस ठेले पर दूध उड़ेल देता है। और सामने से आती किसी वैष्णवी से टकरा जाता है। वैष्णवी कोई तपस्या करने वाली थी, कोई मंदिर में जाने वाली कोई महिला थी, और उस महिला से टकरा जाता है। और टकराने के बाद कहता है कि मैं तो अंधा हूं, मुझे तो दिखाई नहीं देता, आप कहां हो कहां हो बोले। अब वो बुढ़िया सोची भाई अंधा ही हो गया, तुझे क्या करेंगे। अब ये अपना गुस्सा देखो किस प्रकार से उतार रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उस लड़की को कुछ नहीं किया, उस लड़की को ब्लैकमेल नहीं किया कि मैं तेरी वीडियो दिखा दूंगा, तेरी फोटो दिखा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तूने मेरे साथ वीडियो कॉल की थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं तेरे को दिखा दूंगा। आपने मेरे पास फोटो भेजी थी, वो दिखा दूंगा। चैट भेजी थी, मैं वो दिखा दूंगा, चैट की थी। ऐसा कुछ नहीं है, लड़की को इन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। देखो कितनी कितनी दिक्कत इसने की है, सब कुछ करता वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये प्रसंग समाप्त हो गया, पहला भाग समाप्त हो गया है, क्योंकि पहले भाग में उसे जो होना था हो गया। अब वो इस बात को भूल जाता है भाई, देखो भूल जाता है, फिर वापस उसके सामने नहीं आया, वापस उसके सामने नहीं आया। अब आगे जाके मुलाकात कब होगी, देखो दूसरे भाग में क्या बात होती है। इस प्रसंग को यहीं छोड़कर कहानीकार दूसरे भाग में एक लंबी दूरी तय करते हुए पाठकों को प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में ले जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में ले जाता है। हाँ, पूजा कह रही है सर अंधे की उपाधि वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ये हर लाइनों में क्वेश्चन है, आपको जो मैं बता रहा हूं ये सारी लाइनें आपको याद रखनी है। हाँ, और वो जो रहने का जो स्थान है, लड़के का मगरे लड़की का माजे जो स्थान है, उससे भी प्रश्न आया हुआ है, उससे भी ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रहे। तो वहां से भी प्रश्न आ सकता है। अब हम सीधा प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में लेके जाते हैं आपको, जहां भारतीय जवानों के बीच वह बालक जमादार लहना सिंह के रूप में जर्मनी के विरुद्ध मोर्चे पर डटा हुआ, ये बात ध्यान रखना है। अब वो लड़का है 12 साल से थोड़ा बड़ा हो गया है, सेना में भर्ती हो गया है, उसका नाम लहना सिंह था। और वो किसके विरुद्ध मोर्चे पे डटा हुआ है? जर्मनी के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में वो डटा हुआ है। ध्यान रखना, इस लाइनों से प्रश्न फिर आएंगे। लहना सिंह के साथ यहां मोर्चे पर सूबेदार, लहना सिंह के साथ साथ मोर्चे पर और कौन है? सूबेदार हजारा सिंह, ध्यान रहे। और हजारा सिंह का पुत्र बोधा सिंह उद्यमी,
महासिंह, वजीर सिंह, ये व्यक्ति उनके साथ है, ध्यान रखने उस मोर्चे पर। लैना सिंह के साथ यहां मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह, और हजारा सिंह का एक लड़का है बोदा सिंह, उद्यमी, महासिंह और वजीरा सिंह, ये सभी लोग इनके साथ में शामिल हैं। वे सब 4 दिन से बिना सोए हुए लड़ रहे हैं, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध चल रहा है, रिलीफ लेने का इंतजार कर रहे हैं। रिलीफ का मतलब है छुट्टी, यानी उनके जगह दूसरे सैनिक आ जाए तो उनके रिलीफ लग जाएगी, रिलीफ लग जाएगी तो वो जाकर के छुट्टी हो जाएगी उनकी, वो 2 4 5 दिन 7 दिन आराम से सो जाएंगे ताकि रेस्ट हो जाए। 4 दिन वो लगातार ही मोर्चे पे डटे हुए हैं, 4 दिन से लगातार ही वो युद्ध मैदान में डटे हुए हैं, तो फिर उनको कुछ उनके जगह दूसरे सैनिक आएंगे ताकि उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिल सके, यानी रिलीफ मिल सके, 7 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो ऐसे वो इंतजार में है। और जब युद्ध हो रहा है तो उसमें विद्यार्थियों सूर्य निकल नहीं रहा है, क्योंकि ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, और सर्दी जब पड़ती है तो आपको पता है कि सूर्य जो है वो उदय है वो बहुत ही कम दिखाई देता है, धूप तो निकलती नहीं है, और कड़ाके की हड्डियां कपान देने वाली सर्दी, और खाई में दोनों तरफ पानी के सोते जल रहे हैं। देखो भाई, जब वो एक खंदक में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, खंदक खड्डा होता है उस मोर्चे में, वो जहां सैनिक खड़े हैं मोर्चे में, उस मोर्चे में दोनों ओर तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ऊपर से सर्दी की रात है, और सर्दी की रात भी कैसी है, हड्डियां कंपा देने वाली। सर्दी में कभी आपकी हड्डियां कंपी है, जाड़ कंपाने लग जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी सर्दी में वहां पर युद्ध हो रहा है। सूबेदार जो है, सूबेदार कौन है, हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह उद्यमी को सिगड़ी में कोयले डालने का कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो पैराग्राफ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्यमी को सिगड़ी में कोयला डालने के लिए किसने कहा, हजारा सिंह ने कहा। हजारा सिंह ने सिगड़ी में कोयले डालने के लिए किनको बोला, उद्यमी को बोला रे बच्चों, किनको, उद्यमी को, ठीक है ना, हां जी, क्लियर। दूसरा बात, वजीरा सिंह को 4 आदमियों के साथ बाल्टियों से खाई का पानी बाहर फेंकने का, क्या हो गया सर, सोते क्या सोते होते हैं, जैसे मान लो ये खड्डा है, उस खड्डे में जो पानी, आप बोलते हो ना कि पानी की छोटी मोटी जो नालियां बनी होती है, छोटी मोटी जो नाली होती है पानी की, उसे सोते कहा जाता है, ठीक है। हाँ, वजीरा सिंह को 4 आदमियों के साथ बाल्टियों से खाई का पानी है वो बाहर फेंकने का, और महासिंह को खाई के दरवाजे पर पहरा बदलने का आदेश देते हैं। इसमें ध्यान रखना है, पहरा बदलने का आदेश किनको देते हैं, महासिंह को देते हैं। पानी निकालने का आदेश वजीरा सिंह को, और सिगड़ी में कोयला डालने का आदेश उद्यमी को देते हैं। क्यों, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो सिगड़ी जला करके थोड़ा बहुत वो तपना चाहते हैं। वजीरा सिंह बोदा सिंह के स्वास्थ्य के विषय में पूछता है। वजीरा सिंह है, बोदा सिंह का वहां पर क्या है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ है। बोदा सिंह कौन है, बोदा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का लड़का है, और वजीरा सिंह उनका स्वास्थ्य के विषय में पूछता है। और इसी प्रसंग में कहानीकार लहना सिंह के द्वारा अस्वस्थ बोदा सिंह की देखभाल की ओर संकेत करता है, और वो बोदा सिंह की देखभाल करने के लिए लहना सिंह के द्वारा अस्वस्थ बोदा सिंह की देखभाल की ओर संकेत करते हैं कि आप इसकी देखभाल करना। कई बार अपन बोलते हैं कि हाँ इसको संभाल लेना, मैं जा रहा हूं, तो इस बोदा सिंह की ओर संकेत किया कि भाई इनकी देखभाल करना, ये अस्वस्थ हैं, यानी सर्दी में थोड़ा बीमार हो चुके हैं, और बीमार हो गया तो सर्दी और भी ज्यादा उसको लग रही है। तीसरा भाग क्या है यहां पर, तीसरे भाग का प्रारंभ अस्वस्थ बोदा सिंह के 3 खाली टीनों पर दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के दोनों कंबल ओढ़कर सोने तथा लैना सिंह के पैरे पर खड़े होने का वर्णन से प्रारंभ होता है। तीसरे भाग में प्रारंभ, यानी बोदा सिंह अस्वस्थ है। प्रश्न आ सकता है कि अस्वस्थ कौन था, बोदा सिंह था, और बोदा सिंह को कहां सुलाया गया, 3 खाली टीनों, यानी थोड़े संदूक, जैसे पहले फौजियों के पास संदूक होते थे, आज भी होते, थोड़े बड़े होते हैं, उन संदूकों पर दोनों कंबल बिछाकर,
कंबल बिछा करके उसको सुला देते हैं और लैना सिंह के दोनों कंबल ओढ़कर वो अपने कंबल को बिछा लेता है और लैना सिंह के दोनों कंबल है वो ओढ़ लेता है। एक फौजी के पास अर्थात एक सैनिक के पास दो कंबल थे वहां पर, ठीक है। हां जी, लैना सिंह के पैरे पर खड़े होने का वर्णन यहां होता है। लैना सिंह बोधा सिंह के कहराने और पानी मांगने पर पानी पिलाता है। बोधा सिंह कहराता है और पानी मांगता है तो लैना सिंह उसे पानी भी पिलाता है और ठंड दूर करने के लिए उसे यह कहकर अपनी जर्सी पहनने के लिए देता है कि उनके पास दूसरी गर्म जर्सी है। यानी विद्यार्थियों, अब बोधा सिंह को सर्दी और भी लग रही है, दो कंबल ओढ़ने के बाद भी उनकी सर्दी नहीं मिट रही है। तो लैना सिंह कहता है कि मेरे पास एक और गर्म जर्सी है। जर्सी जानते हो, स्वेटर को कहा जाता है कि मेरे पास एक और गर्म स्वेटर है, आप मेरी वाली स्वेटर ले लो। तो लैना सिंह अपनी स्वेटर भी उसे दे देता है। सिर्फ अब एक कोट पहन करके वो खड़ा रहता है लैना सिंह, जबकि वास्तविक उसके पास कोई दूसरी स्वेटर नहीं थी। ध्यान रखना, बिलायत से उनकी स्वेटर भी बन करके आती थी, ये प्रश्न याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या होता है। हजारा सिंह, तब वहां पर विद्यार्थियों एक नकली लप्टन साहब आते हैं। क्या आते हैं? उसमें वहां पर एक नकली लप्टन साहब आते हैं। लप्टन लेफ्टिनेंट को कहा जाता है, एक लप्टन साहब आते हैं और वो लप्टन साहब है ना, वो इन्हीं अपनी भारतीय सेना का लप्टन बन करके आता है, यानी भेष बदल करके आता है और वास्तव में वो जर्मनी सेना का था। अब वो भेष बदल करके वहां आ जाता है, वहां आकर के कहता है हजारा सिंह को, कहता है हजारा सिंह को, सूबेदार हजारा सिंह उनको कहता है कि आप उस मोर्चे पे जाओ, उसको दूसरा मोर्चा होगा, बोले आप उस मोर्चे पर जाओ और अपने सैनिकों को भी वहां पर लेकर जाओ, वहां जर्मनी के सैनिक कम है, वहां पर आपको युद्ध करना है। अब हजारा सिंह बोला कि भाई अपना ही लेफ्टिनेंट साहब है, हमें तो बात माननी पड़ेगी। तो ये बात मान करके हजारा सिंह वहां से चले जाते हैं। अब मोर्चे पर रहा कौन? लैना सिंह। और इधर वो ऐशवस्थ है, वो सोया हुआ है। तब क्या करते हैं, वो नकली लेफ्टिनेंट साहब है ना, नकली लेफ्टिनेंट साहब वो सिगरेट जलाते हैं क्योंकि वो तो चले गए। अब वो यहां पर लेफ्टिनेंट साहब सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट जला करके वो लैना सिंह की ओर इशारा करते हैं सिगरेट पीने के लिए। जैसे ही लैना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाते हैं तो लैना सिंह पल भर में समझ गए कि हमारा जो लेफ्टिनेंट होता है, हमारा जो लेफ्टिनेंट साहब होता है, वो कभी सिगरेट वगैरह नहीं पीता है और ये सिगरेट पी रहा है और मुझे पीने के लिए भी कह रहा है, मतलब माजरा कुछ अलग है। अब लैना सिंह को यह बात समझने में टाइम नहीं लगा। फिर उन्होंने अपने संदेह की पुष्टि के लिए सिगड़ी के प्रकाश में लेफ्टिनेंट साहब का चेहरा देखता है। वहां थोड़ी थोड़ी सिगड़ी जल रही थी, सिगड़ी के प्रकाश में लेफ्टिनेंट साहब का चेहरा देखता है। चेहरा देखने पे उसे और पता चल जाता है कि भाई ये हमारे वाला तो नहीं है, और उसे समझ में आ जाता है कि जर्मन नकली लेफ्टिनेंट बनकर आ गया है, कोई भी जर्मन है जो कि नकली लेफ्टिनेंट बनकर आ गया और हमें धोखे में देना चाहता है। वह नीलगाय के शिकार की चर्चा से भी पुष्टि करता है। अब वो लैना सिंह अपने जो लेफ्टिनेंट साहब हैं उनकी कोई नीलगाय से संबंधित बातें थी, अब उस गाय पर चर्चा करता है, नीलगाय की बातों पर चर्चा करता है। तो ये लेफ्टिनेंट तो नकली, इनको पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही बोले हाँ हाँ यही बात थी, क्योंकि हाँ बनेगा, उनकी जो वास्तविक बातें थी वो तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने नीलगाय की शिकार की बातें भी की, उसके ऊपर भी उनका जवाब है वो विपरीत आया। इससे लैना सिंह और समझ गए कि वास्तव में बात तो कुछ अलग है, दाल में कुछ काला है। ये जो लाइन थी, इसी बीच एक नकली लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, सूबेदार हजारा सिंह को ये लाइन हमें पहले पढ़नी थी तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये वाला था, इसका पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया। ये आगे बढ़ते हैं। चौथा भाग क्या शुरू होता है, चौथा भाग देखिएगा। चौथे भाग में लैना सिंह खंदक में जाकर सभी को खतरे के प्रति सचेत करता है। यानी फिर लैना सिंह को पता चल जाता है कि भाई ये नकली लेफ्टिनेंट है, अपने वाला नहीं है, ठीक है ना, अपने वाला नहीं है। तो वो चौथे भाग में लैना सिंह खंदक में जाकर, खंदक वो होता है जो खड्डा खोदा हुआ होता है, उसके अंदर सैनिक बैठ करके
बंदूकें वगैरह चलाते हैं। तो उस खंदक में जाकर सभी को खतरे के प्रति सचेत करता है। वजीरा सिंह को हजारा सिंह के पीछे उससे वापस लाने के लिए भेज देता है। वजीरा सिंह को कहता है कि हजारा सिंह के पीछे जाओ, उनको जो सैनिक गए थे उनको वापस लेके आओ, और स्वयं नकली लेफ्टन की खबर लेने के लिए बढ़ता है। और लहना सिंह उस नकली लेफ्टन के पास आ जाता है, बोले मैं उसको देख लेता हूं, आप हमारे जो सैनिक गए ना उनको बुला करके वापस ले आओ, कहीं वो मारे ना जाए। वह लेफ्टन साहब के 3 बेर के बराबर गोले जेब से निकालकर खंदक की दीवारों में जगह जगह घुसेड़ते हुए तीनों को एक तार से बांधते देखता है। जब लहना सिंह वापस आता है तब वो नकली लेफ्टन साहब है वो क्या कर रहा है, 3 बेर के बराबर, जो बेर का आकार होता है उसके आकार के 3 गोले थे वो जेब से निकालते हैं और वो खंदक की दीवारों में उसको चिपका देता है और उनको एक तार से बांध रहा है। तार से बांध रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। तो ऐसा देख करके लहना सिंह उसको देख लेता है कि भी हां ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। इतने में लहना सिंह बिजली की गति से उल्टी बंदूक से साहब को कूनी पर वार करता है, कुंदे से गर्दन पर वार करता है, 3 गोले बिनकर खंदक को बाहर फेंकता है और मूर्छित साहब की जेबों की तलाशी लेता है। प्राप्त 3-4 लिफाफे और डायरी अपनी जेब में रखता है। वो नकली जो लेफ्टन साहब बनकर के आया था उसकी पिटाई कर देते हैं और मूर्छित मतलब घायल उनकी जेबों में सबूत के तौर पर 3-4 लिफाफे मिलते हैं, डायरी मिलती है, वो लहना सिंह अपनी जेब में रख लेता है। ये बात भी पूछी जा सकती है कि जो लेफ्टिनेंट था, ठीक है, उसकी जेब में क्या मिला, 3-4 लिफाफे और डायरी मिली थी, ये बात ध्यान रखना है। साहब मूर्छा हटने पर जेब में हाथ डालते हैं और लहना की जांग पर गोली चला देते हैं। साहब थोड़ा सा घायल होने के बाद जब थोड़े से होश में आते हैं तब वो अपने जेब में हाथ डालते हैं और लहना सिंह की जांग पर गोली चला देते हैं। लहना 2 फायरों से साहब को मौत की नींद सुला देते हैं। वापस लहना सिंह उन पर गोली चला देते हैं। लहना सिंह 2 फायरिंग करते हैं, 2 फायरिंग से साहब की मौत हो जाती है, अर्थात उस लेफ्टिनेंट जो नकली लेफ्टिनेंट बनकर के आया था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, लहना सिंह के गोली कहां लगी, जांग पर लगी थी और वापस लहना सिंह ने 2 गोलियां मारकर इसको नींद में सुला दिया, नींद का मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच 70 जर्मन खाई पर धावा बोल देते हैं। इधर जर्मन लोग हैं, उस खाई पर धावा बोल देते हैं। लहना अपने 8 जवानों के साथ 70 जर्मनों से लड़ता है और 2 धावे रोकता है। ध्यान रखना भाई, यहां पर इतने में 70 जर्मनों की एक टुकड़ी आती है, वो टुकड़ी आकर के उस पर धावा बोल देती है और वहां पर लहना सिंह और उसके जो साथी थे वो वापस आ जाते हैं। वो कुल मिलाकर के 8 जने, 8 लहना अपने 8 जवानों के साथ, प्रश्न ध्यान रखना, 8 जवानों के साथ 70 जर्मनों से लड़ता है और 2 धावे रोकता है। यह बात ध्यान रखना है। लहना सिंह अपने कितने सैनिकों के साथ लड़ रहा था, 8 सैनिकों के साथ, और आगे कितने थे, 70 जर्मन सैनिक थे। आगे बढ़ते हैं। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह लौट आता है, जर्मन सैनिकों को खदेड़ देता है। इस संघर्ष में लहना सिंह की पसली में गोली लग जाती है। वह घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी में भरकर उस पर अपना साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लेता है। पसली में गोली लग गई, गोली निकाल करके वहां खड्डा हो गया था, उस खड्डे में मिट्टी भरी, मिट्टी भर के अपना साफा लपेट कर वापस युद्ध लड़ने लग गया। लहना सिंह इस भारी घाव की किसी को खबर नहीं होने देता। 3 मील दूर स्थित खाई वाले लड़ाई के धमाके सुनकर चिकित्सा सहायता के लिए सूचना भेज देते हैं। जल्दी ही 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां वहां आ जाती है, क्योंकि उस पूरे जो लगा हुआ था तंबू, वहां पर उनके डॉक्टर भी थे, वो डॉक्टर भी आते हैं। उनको ले जाने के लिए 2 जो गाड़ियां होती है ना, उस पर जो बिठा करके घायल को चला नहीं जाता, उसको लेटा करके सुला करके लेके जाते हैं। उसके बाद सूबेदार लहना को छोड़कर नहीं जाना चाहते और लहना ने उन्हें बोधा और सूबेदारनी की कसम देकर भेजता है। सूबेदार है वो लहना को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, पर लहना उसे कहता कि तुम्हें अपने लड़के की और पत्नी की कसम है, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि डॉक्टर आ गए
और डॉक्टर आ गए और वो गाड़ी आ गई। अब उनको कहा गया कि जो बीमार है ना वो इलाज के लिए आ जाओ। तब लैना सिंह कहता है कि मैं यहां खुद अकेला लड़ूंगा, आप सारे चले जाओ। अब सूबेदार कहता है कि भी मैं नहीं जाऊंगा। तब लैना सिंह कहता है कि आपको जाना होगा, आपको अपनी पत्नी और बेटे की कसम। ये जो सूबेदारनी है ना, ये वही सूबेदारनी है जो 8 वर्ष की लड़की थी। ये वही सूबेदारनी है जो 8 वर्ष की लड़की थी, और उस लड़की से उत्पन्न ये लड़का था बोदा, जिसको कभी लहना सिंह ने बोला था कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। अब वही है, तो उसको कसम देते हैं, तो सूबेदार वहां से चले जाते हैं। बजीरा सिंह और लहना सिंह दोनों खंदक पर रुक जाते हैं। खंदक पर कौन कौन रुकते हैं? बजीरा सिंह और लहना सिंह। गाड़ी में सभी घायलों के साथ सूबेदार को विदा करते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें, तो उसका मत्था टेकना, उस चिट्ठी पर मत्था टेकना यानी मेरा अभिवादन स्वीकार करके जरूर लिखे कि जब घर जाए तो अवश्य कहे कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन। तब लहना सिंह सूबेदार को कहता है कि जब आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें तो मेरा भी अभिवादन उसमें जरूर लिखना, और लेकिन आप जब भी घर जाओ तो उन्हें यह बात याद जरूर दिला देना, यह कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था, मुझसे उन्होंने जो कहा था। सूबेदारनी ने लहना सिंह को कोई बात बोली थी जब वो युद्ध मैदान में आए थे, और वो कह कि मैंने ये बात कर दिया है। ये बात क्या बोली थी, क्या उसने कर दिया, ये अगली स्लाइड में आएगी। गाड़ी की विदा होती लहना वजीरा सिंह से पानी पिलाने, कमरबंद खोलने के लिए कहता है और उसमें वहां पर लेट जाता है। अब 5वां भाग शुरू हो जाता है। 5वें भाग में क्या है? लहना गंभीर रूप से घायल है, काफी रक्त बह गया है, उसे अपनी मृत्यु निकट प्रतीत हो रही है, यानी उसे मृत्यु निकट आती हुई दिखाई दे रही है। उसे बचपन की वही घटना याद हो जाती है जब अमृतसर के बाजार में वह उस 8 वर्ष की लड़की से मिला था, और उसने उससे कई दिन तक लगातार पूछा था तेरी कुड़माई हो गई, और एक दिन उसने अपना कटा हुआ सालू दिखा करके कहा हां हो गई। मूर्छा में उसका सपन जारी रहता है, उसे इस चीज का सपना आता है, यानी ये चीज उसकी बात याद आती है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। सूबेदार से डरने, अरे सूबेदार को पता नहीं था कि ये हमारी पत्नी का मतलब पुराना प्रेमी था, ऐसा उसको कुछ पता थोड़ी है, उसको ऐसा कुछ पता नहीं था। वह देखता कि जब उसे लाम पर जाने, लाम लाम होता है मोर्चा, लाम होता है मोर्चा पर जाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह को चिट्ठी मिली थी, तो उनके घर होते हुए उन्हीं के साथ लाम पर गया था। अब बात ये यहां से बात सुन लेना कि उस सूबेदार ने उन्हें क्या कहा था। मूर्छा में उसका सपन जारी रहता है, वह देखता है कि जब उसे मोर्चे पर जाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह चिट्ठी भेजता है कि भी हमें मोर्चे पर जाना है, युद्ध होने वाला है, आप आ जाओ। तो तब क्या हुआ, तब लैना सिंह सूबेदार के घर होते हुए जाता है, घर से होते हुए जाता है, और जब घर जाता है तब वो सूबेदारनी उसको पहचान लेती है। तब सूबेदारनी उसको पहचान लेती है कि ये तो वही है। अब वो पहचानती है तो क्या कहती है, देखो। तब चलते समय सूबेदार ने उसे कहा था कि सूबेदारनी उसे बुलाती है और कहती है कि वह उसे पहचानती है। देखो भाई, जब वो लैना सिंह सूबेदार के घर चला जाता है तो सूबेदार ने उसे देखकर कहती है, सूबेदार को कहती है कि ये जो आया हुआ है, हमारे एक सैनिक आया हुआ है, उसको यहां भेजो, मैं उसे पहचानती हूं। ठीक है ना? हाँ जी। तो सूबेदार ने उसे बुलाती है और कहती है कि वह उसे पहचानती है। लैना सिंह ने उसे नहीं पहचाना, लैना सिंह उसे नहीं पहचाना। तब सूबेदार ने उसे याद दिलवाया। सूबेदार ने उसे कहती है कि मुझे पहचाना। अब लैना सिंह बोले अभी नहीं, क्योंकि वैसे उसको पता था कि सूबेदार की पत्नी है ना। तब लैना सिंह ने उसे नहीं पहचाना। तब सूबेदार ने उसे याद दिलाया कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। यह घटना की याद दिलाई और आंचल पसार कर कहा, सूबेदारनी ने आंचल पसार करके कहा कि जैसे तूने मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर एक दिन तांगे के नीचे आने से बचाया था। अब वो लड़की कहती है सूबेदारनी कि एक दिन जिस प्रकार आपने मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी प्रकार आज सूबेदार जी और मेरे बेटे बोदा को भी रक्षा करना, यानी आज वो युद्ध मैदान में जा रहे हैं,
जैसे आपने मेरे प्राणों की जान बचाई थी, वैसे ही आज आप मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा करना। और वह रोती हुई अंदर चली जाती है ये बात बोल करके। तब तब उसने कहा था, ये बात मैंने कहा था ना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। तब लैला सिंह अपनी जान की बाजी लगा करके आप घायल होकर के वहां रहा, और लैला सिंह ने अपने सूबेदार और उसके बेटे को घर भेजा था। यह बात सूबेदारनी ने उन्हें बोला था। तब उन्होंने कहा कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया, मैंने आपको सकुशल यहां से भेज दिया, और यह बात सूबेदारनी ने मुझे बोली थी। ठीक है ना। वैसे ही सूबेदार जी और मेरे बेटे बोधा की भी रक्षा करना। वह रोती हुई फिर अंदर चली जाती है, क्योंकि युद्ध मैदान में जा रहे हैं। फिर साथ में थोड़ा बहुत लैला सिंह भी याद आ रहा है। लैला सिंह ने वजीरा सिंह की गोदी को किरत सिंह की गोदी मानकर, भाई लैला सिंह को सपन आया था। पहले लैला सिंह का एक भाई था किरत सिंह। लैला सिंह ने कहा था कि मेरी जब भी मृत्यु होगी, मैं मेरे भाई किरत सिंह की गोद में मृत्यु होगी, और मेरे घर में जो आम का पेड़ लगा हुआ है, मैं उस आम के पेड़ के नीचे ही अपने प्राणों को त्यागूंगा। तो फिर वो लैला सिंह, उसके पास भाई तो है नहीं, वो वजीरा सिंह की गोदी में सो जाता है। जैसे किरत सिंह के गोदी में सोने का उनका जो सपन था, वो वजीरा सिंह को अपना भाई मानते हैं। और जाड़े में आम के फलने और दोनों चाचा भतीजे के यही बैठकर आम खाने की बात कहते कहते प्राण त्याग दिए। उसने जो कुछ भी कहा था उसे अपनी जान की बाजी लगा करके बात पूरी कर दी थी। देखो यहां पर कहीं पर भी प्रेम की बात है वो उल्टी पुल्टी नहीं बोली गई थी, फिर भी उनसे प्रेम किया गया था, प्यार किया गया। और उन्होंने अपनी प्रेमिका के पति की जान बचाई है। इसीलिए कहा जाता है कि कहो तो तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूं। ये कहावत आज चलती है कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं, पर वो जान देते नहीं है। ये बात यहीं से निकल करके आई थी भाई, कि कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं बिल्लो रानी। तो यहां पर देखो भाई ये बात हुई थी, और इसके साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि लैला सिंह की वहां पर मृत्यु हो जाती है, और लैला सिंह अपनी जान दे करके उनकी जान बचा दी सूबेदारनी के पति की। ठीक है ना। तो ऐसा प्रेम प्यार होता था भाई, आज की तरह नहीं होता था। ओके बच्चों, तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बाकी की चर्चा है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।